शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है ओपन आर्गन पाइप है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ एन ओपन आर्गन पाइप। नंबर 1 इसकी कंस्ट्रक्शन आपसे पूछी जा सकती है जो हमने कल पढ़ी थी थोड़ी सी। तो उसके साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ओपन आर्गन पाइप कल हमने पढ़ा था तो है क्या, इट इज़ एन आर्गन पाइप। इट इज़ एन आर्गन पाइप है क्या इसमें विच इज़ ओपन एट बोथ द एंड्स। विच इज़ ओपन एट बोथ द एंड्स। एक ऐसी आर्गन पाइप जो दोनों एंड्स पे ओपन है, खुली है। ठीक है। इसका मतलब है एक तो माउथ पीस वाली साइड है ओपन और दूसरा जो है ये जिस टाइप आपकी क्लोज दूसरी जो फार एंड वाली है उस साइड में है। ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए। लेट अस सपोज क्योंकि यहाँ पे साउंड वेव्स हैं तो एक वेव पल्स जो हम सपोज करेंगे मूव कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेट ए वेव पल्स मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैज डिस्प्लेसमेंट कि मान लो जो आपके पास एक वेव जो जा रही है लेफ्ट से राइट की तरफ उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, हम ये मान लेते हैं y1 बराबर है आपके पास आता है r साइन 2π/λ इंटू वी माइनस एक्स। ये इक्वेशन कहाँ से आती है, जब हम पढ़ते हैं कि डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन जो है फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की जो इक्वेशन ऑफ मोशन उसकी डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं तो वहाँ पे आ जाता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट आती है अपने पास r साइन 2π/λ इंटू वी माइनस एक्स। यहाँ पे r जो है इस वेव का एम्पलीट्यूड कहलाता है, 2π/λ जो इसको प्रोग्रेसिव कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है। और v जो है प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, v जो है वेलोसिटी जिसके साथ आपकी वो मूव कर रही है। ठीक है। अब ये जब आपकी मान लो ये हमारे पास आर्गन पाइप है जिस तरह से हमने कल भी आपको बताया था, यहाँ पे लिप्स हैं और ये लिप है थोड़ा सा और इसके बाद ये जा रही है इसी तरीके से नीचे जो है आपकी आर्गन पाइप ये जा रही है इस तरीके से। यहाँ आपका एक बेवल है जो आपका बिल्कुल इससे क्लोज है, ये आपका बेवल है और ये आर्गन पाइप है। यहाँ माउथ है, ये बेवल है आपका, ये लिप है और ये वाला एंड जो है आपका ओपन है। ठीक है। आपकी वेव मूव कर रही है फ्रॉम माउथ पीस से इधर की तरफ, उसकी डिस्प्लेसमेंट आपके पास है y1 बराबर r साइन 2π/λ इंटू वी माइनस एक्स। क्योंकि फार एंड जो है ये आपका ओपन है, यहाँ एयर है, रिजिड बाउंड्री नहीं है। जैसे ही आपकी ये साउंड वेव जो इन द फॉर्म ऑफ क्या है ये ट्रांसवर्स वेव नहीं होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में यहाँ पहुँचेगी, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा एट द रियर एंड। तो हमेशा आपने याद रखना है कि अगर रिफ्लेक्शन साउंड का हो फ्रॉम ए रिजिड बाउंड्री हार्ड बाउंड्री ए फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री टेक्स प्लेस। लेकिन अगर आपकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो किससे, रियर मीडियम से, यहाँ फेज चेंज नहीं होती है। ठीक है। देखो ना, व्हेन दिस वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है। दिस वेव इज रिफ्लेक्टेड एट द ओपन एंड। ठीक है। इसका मतलब यहाँ रिफ्लेक्शन हो रही है फ्रॉम ए रियर मीडियम, डेंसर मीडियम से नहीं हो रही है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज, इसको लिखेंगे y2 बराबर है r साइन, शाबाश क्या होगा, r साइन 2π/λ इंटू वी प्लस एक्स। ये प्लस कहाँ से आया, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई खाली, वो इधर आपकी नेगेटिव एक्स की तरफ जा रही है, डायरेक्शन चेंज होने से प्लस एक्स। और अगर आपकी रिजिड बाउंड्री से हुआ होता तो प्लस पाई आता है यहाँ पे, फेज चेंज ऑफ 180 से फिर फार्मूला आपका लगता है साइन ऑफ पाई प्लस इतना माइनस, तो वो उसकी वजह से माइनस यहाँ पे आ जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि दोनों वेव जब मिक्सअप हो जाएंगी, एक हमारी इंसिडेंट वेव जो जा रही थी लेफ्ट से राइट की तरफ, एक जो उधर से रिफ्लेक्ट होके आ गई, जो दोनों सुपर इम्पोज हो जाएंगी, मिक्सअप हो जाएंगी,
आपकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इसको देखेंगे y बराबर है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स, कि पहली वेव की डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरी वेव की डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगी। वेक्टर सम का ये मतलब होता है कि लेट अस से अगर हम ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में बात करें, वेक्टर सम का क्या मतलब, मान लो ये एक वेव जा रही है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक, ये इसकी यहाँ पे जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। अब एक और वेव जा रही है जो इसी डायरेक्शन में है और इसी तरीके से जा रही है, सही दैट क्रस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है, ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है, यहाँ इसकी ये जो है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है, इन दोनों की मिक्सिंग से जो नई वेव बनेगी उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी ये डिस्प्लेसमेंट प्लस उसके ऊपर जितनी ये ऐड करके और नई वेव इस तरह से बनेगी, आप ये बनेगी ना, इसका मतलब है वेक्टर सम का ये मतलब है अगर एक ही डायरेक्शन में। लेकिन अगर यही आपकी डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हों, आपकी ये जा रही है क्रस्ट ट्रफ और अगर ये अपोजिट हों तो इस वक्त क्या होगा, इसकी डिस्प्लेसमेंट इधर है, इसकी डिस्प्लेसमेंट इधर है, फिर हम देखेंगे बड़ी डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, लेट अस से इसकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, उसमें से इतना सारा हम ऊपर से काटेंगे तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट वेव जो उसका एम्पलीट्यूड स्मॉल हो जाएगा। ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का जो है एक्चुअल मीनिंग है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया y बराबर है y1 प्लस y2, या y बराबर है y1 की वैल्यू कितनी है, यूज़ करो r साइन 2π/λ इंटू वी टी माइनस एक्स, शाबाश, प्लस r साइन 2π/λ इंटू वी टी प्लस एक्स, यही है। यहाँ से क्या चीज़ निकलेगी कॉमन, जल्दी जल्दी बोले r, हाँ r, और कुछ निकलेगा कॉमन नहीं, तो आ जाएगा y बराबर है r कॉमन, अंदर क्या रहेगा साइन 2π/λ आगे इंटू वी टी, शाबाश, माइनस एक्स प्लस साइन 2π/λ इंटू वी टी प्लस एक्स, ओके। यहाँ जो फार्मूला लगेगा, पहले हम जैसे क्लोज आर्गन पाइप है या फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग है, उन दोनों में जब हम यूज़ करते हैं फार्मूला तो साइन ए माइनस साइन बी, लेकिन यहाँ साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला यूज़ नहीं होगा। ये साइन ए इसको हम मानेंगे पूरी, यहाँ से यहाँ तक जो टर्म इसको ए मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो टर्म इसको बी मानेंगे, तो आपके पास आ जाएगा साइन ए प्लस साइन बी फार्मूला। तो यूजिंग साइन ए प्लस साइन बी किसके बराबर होता है, साइन ए प्लस साइन बी ये होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू फिर दोबारा आपके पास साइन 2 और कास है, फिर कास ए माइनस बी अपान 2, ये आपका फॉर्मूला है। जब हम ये यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शाबाश, क्या आ जाएगा y बराबर है r, पहले ही ऐसे ये यूज़ करो आप, देखो लुक हियर साइन 2π/λ इंटू वी टी माई, ये आपका सारा यहाँ से यहाँ तक है a, ये है b, हमने a और b साइन को नहीं, इसकी जगह पहले आ जाएगा 2 फॉर्मूले का साइन, अब आ जाएगा a, ये खाली जो साइन के बगैर टर्म 2π/λ से यहाँ और यहाँ पे भी 2π/λ, यहाँ 2π/λ कॉमन, ओके, ये कॉमन, अंदर रह जाएगा वी टी माइनस एक्स, फिर रह जाएगा प्लस वी टी प्लस एक्स, यहाँ से x और x खत्म, वी टी प्लस वी टी 2vt बटा हो जाएगा फॉर्मूले का जो 2 है, 2 और 2 यहाँ खाली वी टी बचेगा। क्लियर, कि हमने करना है साइन ए 2 साइन ए प्लस बी, ये और ये ऐड करना है साइन के बिना, 2π/λ कांस्टेंट, वी टी माइनस एक्स प्लस वी टी प्लस एक्स, एक्स से एक्स से कैंसिल हो जाएगा, 2vt बटा 2 आ जाएगा, ये वाला बटा 2, 2 से 2 कैंसिल वी टी, और आगे क्या बचेगा इंटू कॉस, अगेन यहाँ पे देखो 2π/λ ए माइनस बी है, ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म, यहाँ 2π/λ फिर दोबारा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, इधर देखो 2π/λ आ गया वी टी माइनस एक्स, लेकिन इस टाइम यहाँ पे है माइनस है, माइनस से ये वाला ज़रब हो जाए, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस, दोनों माइनस बन जाएंगे, माइनस वी टी माइनस एक्स दोनों हो जाएंगे बटा 2, वी टी और वी टी तो माइनस 2x अपान 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा इंटू माइनस एक्स, ओके। आगे क्या बचेगा, शाबाश, आगे बचेगा आपके पास एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, y बराबर है r इंटू 2 साइन 2π/λ इंटू वी टी, ये आपका इससे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस 2π/λ इंटू एक्स, कोई फ़र्क, ये प्लस है माइनस है, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला यूज हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा,
अगर कॉस ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा होगा माइनस साइन sin थीटा, theta। ठीक है। लेकिन यही दो चीज़ें जो है फ़र्क है और कुछ नहीं है। यह आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम करेंगे या y बराबर है, यहाँ देखो ये 2 है, 2 इसके साथ निकालेंगे, वह कांस्टेंट है 2r साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी टी प्लस में हो जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इसको हम पुट कर सकते हैं कि जो आपका 2r cos 2 पाई बाई लैम्डा, ये जो है cos वाली टर्म पहले ले आएंगे, या y बराबर है 2r cos 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इंटू साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी टी। हम इसको पुट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक एक एम्पलीट्यूड जो पूरा वेव का एम्पलीट्यूड, या y बराबर है a साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी टी, वेयर a जो है दिस इज इक्वल टू 2r cos ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इज called amplitude of resultant wave, amplitude of resultant, ये आपके पास आ गया, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। अब हमने क्या देखना है, देखो जहाँ से आपका ओपन एंड है वो भी वहाँ उसको हम ट्रीट करेंगे कि ये वाला एंड जो है आपका x इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ से माउथ पीस x इज इक्वल टू l है। मान लें कि l जो है टोटल आपकी लेंथ है आपकी ऑर्गन पाइप की, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ दोनों केसेस में x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू दोनों जगह जो है ओपन एंड है, इसलिए यहाँ पे एंटीनोड्स बनेगा, ठीक है ना। सिंस both ends are open, both ends are open, so antinodes will be formed at both ends, दोनों एंड्स पे एंटीनोड्स बनेगा, ठीक है। इसका मतलब है आपका हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि दैट इज y इज इक्वल टू मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज आल्सो मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू l, ठीक है। दोनों जगह जो है एंटीनोड बन रहे हैं, इसलिए आपका y मैक्सिमम हो जाएगा इस एंड पे भी और उस एंड पे भी, ठीक है। लेकिन आपके पास एम्पलीट्यूड जो है, जब हम ये देखेंगे कि पहली बाउंड्री कंडीशन जो है y इज इक्वल टू मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0, ये तभी होगा जब आपका जो एम्पलीट्यूड वाली टर्म जो है ये मैक्सिमम होगी, ठीक है। दी कंडीशन y इज इक्वल टू मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0 इज satisfied for x is equal to 0 and y is equal to maximum at x is equal to L is satisfied only when your amplitude A will be maximum at x is equal to L। जब x की वैल्यू हम L के बराबर लगाएंगे, x की जगह L पुट करेंगे, उस वक्त जब A मैक्सिमम होगा तभी सेटिस्फाई होगा। दैट इज A की वैल्यू कितनी थी, दैट इज A बराबर है 2r cos, कितना था 2r cos 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x की जगह L, दिस विल बी मैक्सिमम। ये कंडीशन है आपकी, जब x की जगह हम L पुट करेंगे तो उस वक्त जो है जैसे ही L पुट करके A मैक्सिमम अगर होगा तभी जो इक्वेशन आपके पास थी पूरी वाली इक्वेशन की y बराबर है A, आगे था साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू यहाँ पे क्या था 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी टी, ये तभी मैक्सिमम होगा क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू तो है नहीं, ठीक है। ये तभी मैक्सिमम होगा जब आपके पास A की वैल्यू, ये जो एम्पलीट्यूड ये वाली मैक्सिमम होगी, तभी आपके पास y भी मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो जब इसको देखेंगे या 2r, अच्छा ये देखो यहाँ पे ये मैक्सिमम कब होगा, इसमें 2r जो है कांस्टेंट है, तो कास के अंदर ये वाली टर्म, कास वाली टर्म जब मैक्सिमम वैल्यू लेगी तभी ये जो है मैक्सिमम होगी। इट इज़ पॉसिबल इफ
कॉस ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एल इज इक्वल टू मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि कॉस थीटा है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी, या कॉस ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एल इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस 1 कॉस कहाँ पे होगा, किसकी जगह पे होगा, जैसे कॉस 0, कॉस पाई, कॉस 2 पाई, कॉस 3 पाई, डाई डैश और पाई, इसको हम लिख सकते हैं 0, कॉस 0 पे वैल्यू प्लस 1, कॉस पाई पे माइनस 1, ठीक है। इसी तरीके से जब हम चलेंगे तो जहाँ भी आपके जो इंटीग्रल मल्टीपल है पाई का, वहाँ पे वैल्यू जो है आपकी कितनी होगी, कितनी होगी शाबाश, हाँ मैक्सिमम होगी, ठीक है। कॉस 0 पे भी 1 है, या कॉस ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एल इज इक्वल टू कॉस ऑफ, इसको हम कहेंगे एन पाई, ठीक है, ठीक है। कॉस 0 पे वैल्यू कितनी होती है, प्लस 1 होती है, ठीक है ना। तो एन पाई वियर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 डाई डैश, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। जब कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो इक्वेशन अब बची हमारे पास वो आ गई 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एल बराबर है एन पाई, यही है, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, या एन लैम्डा इज इक्वल टू 2l, 2 इंटू एल 2l, एन इंटू लैम्डा, एन लैम्डा बराबर है 2l, या लैम्डा निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाई एन। ये इक्वेशन आपको देगी कॉरस्पॉन्डिंग टू एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 नॉर्मल मोड का वाइब्रेशन, ठीक है। ये इट गिव्स द फर्स्ट सेकंड थर्ड डाई डैश नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। इट गिव्स, आपके पास एन की वैल्यू जैसे जैसे पुट करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के लिए एक्सप्रेशन निकलती जाएंगी। तो फर्स्ट नॉर्मल मोड के लिए निकालेंगे, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, कि फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे, इसके लिए यहीं पे निकलेगी आपकी फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में। फॉर दिस एन की वैल्यू कितनी होगी 1, तो लैम्डा 1 कितना होगा, ऊपर वाले इक्वेशन से कितना निकलेगा लैम्डा 1 की वैल्यू, शाबाश 2l अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू 2l, या l कितना होगा, l इक्वल टू लैम्डा 1 बाई 2। इसका मतलब आपकी पूरी जो सेगमेंट है वो वाइब्रेट करेगी किसके अंदर, हाफ वेवलेंथ के अंदर, ठीक है। अब हाफ वेवलेंथ के अंदर क्या होगा, अगर आपकी आर्गन पाइप क्लोज होती तो हाफ वेवलेंथ ऐसे आ जाती है आपकी, तो ये इस तरह से चलता आपका क्लोज आर्गन पाइप, ये आपके पास क्लोज आर्गन पाइप में हाफ वेवलेंथ होती, ये आपके पास हाफ वेवलेंथ होती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये आर्गन पाइप कौन सी है, ओपन है, जैसे ओपन एट द बोथ एंड्स, अगर ओपन है तो यहाँ दोनों एंड क्या बन रहे हैं, दोनों एंटी नोड्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है इसको हम थोड़ा सा जब डिवाइड करेंगे बराबर बराबर जो है 4 हिस्सों में, तो हमारे पास निकल के कितना आता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये यहाँ से आ गया एक हिस्सा, दो, ये 4 हिस्से बन गए, 1 2 3 और 4। अब यहाँ क्योंकि दोनों साइड जो है आपके क्या बन रहे हैं, एंटी नोड्स बन रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा अगर हम उड़ा देंगे, ये वाला हिस्सा अगर उड़ा देंगे तो ये आपकी बन जाती है, इससे आपकी इस वक्त जो सेगमेंट जो वाइब्रेशन होती है वो इस तरह की होती है, जहाँ पे दोनों तरफ बन जाते हैं 2 एंटी नोड्स और एक नोड बन जाते हैं, ठीक है। लैम्डा 1 बाई 2 द वाइब्रेशन इज एज शोन, द वाइब्रेशन इज एज शोन, ठीक है। ये वाइब्रेशन आप दिखा सकते हो, ये आपकी इस तरह से बनेगा, इसी तरह ऊपर से भी आ जाएगा, ये आपकी वाइब्रेशन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी एंटी नोड बन रहा है एक, यहाँ पे भी एंटी नोड बन रहा है, और बीच में ये वाला आपका नोड बन रहा है, ठीक है। ये एंटी नोड बन रहा है, ये एंटी नोड बन रहा है, और दोनों तरफ ओपन इस तरह से वाइब्रेट करेगी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन is given by the frequency of vibration is given by
न्यू वन बराबर है, क्या है फार्मूला हमारे पास, फार्मूला ये है सिंपल, फ्रीक्वेंसी दर भी वेवलेंथ बराबर है वेलोसिटी ऑफ द वेव, ठीक है। तो लैम्डा आ जाएगा v अपान लैम्डा, ठीक है। तो न्यू वन बराबर है v अपान लैम्डा वन, ठीक है। दिस इज इक्वल टू v अपान लैम्डा वन की वैल्यू है ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसी को हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जो साउंड या नोट इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होगी उसको क्या कहेंगे, फंडामेंटल नोट। द नोट आर म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस्ड corresponding to fundamental frequency, corresponding to fundamental frequency is called, क्या कहेंगे इसको, फंडामेंटल नोट, ठीक है। या इसी को हम ये भी कहेंगे आर फर्स्ट हार्मोनिक्स, ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक्स, इसको पिच ऑफ द टोन भी कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर पिच ऑफ द टोन आर फर्स्ट हार्मोनिक्स, ठीक है। फर्स्ट हार्मोनिक्स आर पिच ऑफ द टोन, PITCH, पिच ऑफ टोन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा कि वन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करें। अब एक क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव में या नीट में पूछा जाएगा कि आपकी ओपन आर्गन पाइप के अंदर जो सेकंड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है, जिसको हम फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन भी कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी आपस में कैसे रिलेटेड है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में चले जाएंगे जहाँ से हमें पूरा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। देखेंगे सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड नॉर्मल मोड के लिए क्या होगा, शाबाश, फार्मूला इक्वल टू 2, एन की वैल्यू 2 होगी, तो देयरफॉर लैम्डा 2 किसके बराबर होगा, ओके, लैम्डा 2 इज इक्वल टू, शाबाश, क्या थी क्वेश्चन, जनरल इक्वेशन आपके पास है, ना वी अपन 2L अपान ये आपके पास है, लैम्डा बराबर है 2L अपान एन, जहाँ पे हमने निकाले थे nth नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, जो लास्ट वाली जनरल इक्वेशन आई, वहाँ पे एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2L अपान 2 से 2 एल, इसका मतलब इस वक्त पूरी की पूरी जो आपकी ये आर्गन पाइप के अंदर है कंप्लीट वेवलेंथ बन रही है। कंप्लीट वेवलेंथ कैसे बनेगी वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है कि दोनों तरफ जो है दोनों एंड्स ओपन है, दोनों एंड्स अगर ओपन है तो दोनों तरफ एंटी नोड्स बनेंगे, तो आपकी ये बनेगी इस तरह से, दो नोड्स और दो, ये बन जाएगी, दोनों तरफ एंटी नोड्स बनेंगे। कितने एंटी नोड्स, एक एंटी नोड, दूसरा एंटी नोड, और तीसरा एंटी नोड बनेगा यहाँ पे, ओके, और दो तीसरा एंटी नोड बनेगा। ये आपके पास एक नोड और दो नोड बनेंगे, ठीक है। लिखेंगे द इसको क्या लिखेंगे, जो आपकी ये आ रही है द सेकंड मोड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, नहीं हाँ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ही ऊपर जो आपका नॉर्मल मोड, द वाइब्रेशन जो लिखेंगे, द वाइब्रेशन इज एज शोन, इट फॉर्म्स कितने 3 एंटी नोड्स एंड 2 नोड्स एंड 2 नोड्स, ठीक है। अब इस वक्त फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कितनी होगी वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज क्या है, μ2 बराबर है v अपान लैम्डा 2, दिस इज इक्वल टू v अपान लैम्डा 2 की वैल्यू L। ऊपर क्या था हमारे पास, v अपान 2L। अगर हम ये देखें μ2 अपान μ1 करें, दिस इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू है v अपान L,
और होल अपान उसकी वैल्यू थी वी अपान 12, क्या आ जाएगा वी अपान एल मल्टीप्लाइड बाई 12 अपान वी, वी से वी कैंसिल, एल से, इसका मतलब ये आ जाएगा आपके पास न्यू 2 बराबर है न्यू 2 बटा न्यू 1 बराबर है 2 बटा 1 करके, तो आप कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कह सकते हैं 2, देखो इधर इसी को मैं कन्वर्ट करूँगा 2 इंटू वी अपान 2L, 2 से ज़रब 2 से तकसीम, कोई फ़र्क, 2 से ज़रब 2 से तकसीम, तो इसी को हम कह सकते हैं इस तरीके से कि आपके पास आ जाती है न्यू 2 बराबर है 2 टाइम्स न्यू 1, ये आपके पास न्यू 1 की वैल्यू है, ठीक है। दैट इज़ जो सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी है वो है ट्वाइस, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ट्वाइस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस वक्त जो यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग में जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसको क्या कहेंगे, द साउंड प्रोड्यूस्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, corresponding to this is called सेकंड हार्मोनिक्स। और ये आपने ध्यान रखना है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल 2 टाइम्स है तो सेकंड हार्मोनिक्स, अगर मान लो यहाँ 2 टाइम नहीं होता 3 टाइम्स, फिर सेकंड गायब था, थर्ड हार्मोनिक्स कहते हैं, ठीक है, जैसे आपकी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर है, ठीक है। तो दिस कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक्स आर फर्स्ट ओवर टून, आर फर्स्ट ओवर टून एंड सो ऑन। इसका मतलब है अगर आपने थर्ड नॉर्मल मोड में वाइब्रेशन में होगी तो न्यू 3 कितना निकलेगा, शाबाश, इनके साथ ओपन आ गया वो 3 टाइम निकलेगा, 3 टाइम न्यू 1, यहीं से हमें पता लग गया। और अगर फोर्थ नॉर्मल मोड में न्यू 4 तो 4 टाइम है ना, इसका मतलब है आपके पास जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आगे चले जाएंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में जितना नॉर्मल मोड होगा उतने टाइम फ्रीक्वेंसी आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का बनेगी, ठीक है। तो ये आपका हमारा आज का क्वेश्चन था जो हमारे पास पूछा जाता है। थोड़ा सा जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि आपके नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी कितनी है, पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की एक्सप्रेशन, उसके पास जो फर्स्ट ओवरटोन्स है या फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक में आपकी जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितना मल्टीपल्स है। आपने याद रखना है कि ओपन आर्गन पाइप और स्ट्रेच स्ट्रिंग दोनों में सेम, लेकिन क्लोज्ड आर्गन पाइप में डिफरेंट है। क्लोज्ड आर्गन पाइप में जितने भी हमारे इवन नंबर मल्टीपल वाले होंगे वो मिसिंग होंगे, खाली आड मल्टीपल वाले हमारे पास मिलेंगे, जैसे फर्स्ट ओवरटोन मिलेगा, थर्ड मिलेगा, फिफ्थ मिलेगा, सेवन्थ मिलेगा एंड सो ऑन। थैंक यू। तो आज का इतना सारा लेक्चर, कल इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर के साथ आपसे मिलेंगे।